सपनों के शहर मुंबई में अनिका नाम की एक लड़की रहती थी। शहर के भीड़, फैक्ट्रियों का धुआं और बसों के शोर के बीच उसकी जिंदगी बड़ी सादगी से चल रही थी। अनिका की उम्र अब 30 पार कर चुकी थी और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। उसकी शादी नहीं हो रही थी। अनिका के पिता राघव मिश्रा शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। पिछले 25 सालों से वही नौकरी, वही समय, वही मशीनों के आवाज। सुबह 6 बजे घर से निकलना और शाम को थके कदमों से लौटना, यही उनकी दिनचर्या थी। फैक्ट्री में वह एक साधारण कर्मचारी थे, न कोई ऊंचा पद न बड़ी तनख्वाह, लेकिन ईमानदारी उनकी पहचान थी। अनिका की मां रीमा जी एक गृहिणी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी बच्चों और घर को समर्पित कर दी थी। घर बहुत बड़ा नहीं था, 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई और सामने एक संकरी गली, लेकिन उस घर में कभी संस्कारों की कमी नहीं रही। अनिका पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी। उसने भी मास्टर तक पढ़ाई की थी और अब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो घर के खर्चों में हाथ बंटाते थे। उसकी सैलरी से कभी माँ की दवा आदि, कभी छोटे भाई की पढ़ आई का खर्च निकलता। लेकिन समाज को ये सब कहाँ देखता है। शहर में जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी मिलता, पहला सवाल यही होता, अनिका की शादी कब कर रहे हो। रीमा जी हर बार हल्की मुस्कान के साथ जवाब दे दी, बस देखते हैं, भगवान की मर्जी। लेकिन रात को वही सवाल उनके दिल को कचोटता रहता। असल बात ये थी कि रिश्ते आते तो थे, लेकिन टिकते नहीं थे। कभी कहा जाता लड़की ठीक है, लेकिन पापा फैक्ट्री में काम करते हैं। कभी घर छोटा है, कभी दहेज में क्या दोगे, और कभी बिना कोई वजह बताए रिश्ता अपने आप टूट जाता। अनिका सब समझती थी, लेकिन कभी कुछ कहती नहीं थी। वो जानती थी कि उसके माता पिता पहले से ही कितने दबाव में है। एक शाम फैक्ट्री से लौटते समय राघव जी ने देखा कि उनके साथ काम करने वाला एक आदमी अपने बेटे की शादी के कार्ड बांट रहा था। कार्ड लेते समय राघव मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट गया। घर पहुंचे तो उन्होंने देखा अनिका रसोई में मां की मदद कर रही थी। उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही संयम। रात के खाने के बाद जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, रीमा जी ने धीरे से कहा, आज फिर शर्मा जी पूछ रहे थे। अनिका के बारे में राघव जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप छत की ओर देखने लगे। अनिका अपने कमरे में थी, किताब खोल रखी थी, लेकिन पढ़ नहीं रही थी। उसे सब सुनाई दे रहा था। उसे याद आया, पिछले महीने एक रिश्ता आया था। लड़का नौकरी पेशा था, देखने में ठीक ठाक, बातचीत भी अच्छी हुई थी। लेकिन तीसरे दिन लड़के के पिता ने साफ कह दिया, हम दहेज नहीं मानते, लेकिन शादी का खर्च आप लोग ही उठाएंगे। शादी का खर्च लाखों में। राघव जी की पूरी जिंदगी की कमाई भी शायद कम पड़ जाती। उस दिन पहली बार अनिका ने आईने में खुद को देर तक देखा था और खुद से पूछा था, क्या मेरी कोई कीमत नहीं, सिर्फ मेरी शादी की लागत ही मायने रखती है। अगले दिन स्कूल में एक सहकर्मी ने मजाक में कहा, अरे अनिका, आजकल तो छोटी उम्र में ही शादी हो जाती है, तुमने देर कर दी। अनिका मुस्कुरा दी, वो मुस्कान जो सबको सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई थी। एक रविवार को घर में रिश्तेदार आए हुए थे। चाय की प्यालियों के बीच फिर वही बातें शुरू हो गई। लड़की ज्यादा पढ़ ली गई है, इसलिए रिश्ता नहीं हो रहा। अब उम्र भी निकल रही है, आजकल लड़कियों में समझौता नहीं रहा। अनिका चुपचाप कमरे में चली गई। उस दिन पहली बार उसने डायरी खोली और लिखा, मैं कोई बोझ नहीं हूं, मैं किसी की मजबूरी नहीं हूं। अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अधूरी हूं। रात को राघव जी ने उसे बालकनी में खड़ा देखा। उन्होंने पास आकर कहा, बेटा, अगर हमारी वजह से तुम्हें दुख होता है। अनिका ने तुरंत कहा, नहीं पापा, आप मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। लेकिन राघव जी की आंखें नम हो गई। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला समय उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। मैं उन्हें ये अंदाजा था कि अनिका की किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां वही लोग हैरान रह जाएंगे जो आज ताने मार रहे हैं। अनिका की जिंदगी बाहर से जितनी शांत दिखती थी, अंदर उतनी ही उथल पुथल से भरी थी। शहर की वही पुरानी सड़कें, वही बस स्टॉप, वही स्कूल, सब कुछ वैसा ही था, बस लोगों की नजरों में अब उसका नाम एक सवाल बन चुका था। अब तक शादी क्यों नहीं हुई, ये सवाल जैसे उसकी पहचान बन गया था। राघव जी अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगे थे।
फैक्ट्री में मशीनों की आवाज के बीच भी उनके कानों में समाज की बातें गूंजती रहती। कई बार काम करते करते उनका ध्यान भटक जाता और सुपरवाइजर की डांट सुननी पड़ती। एक दिन फैक्ट्री में अचानक घोषणा हुई, अगले महीने से कुछ कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है। राघव जी का दिल जोर से धड़क उठा। घर लौटते समय उनके हाथ में सब्जी का ठेला था, लेकिन कदम भारी थे। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा अनिका मां के साथ रसोई में हंसते हुए बात कर रही थी। उस हंसी में वो अपनी चिंता छुपा रहे थे। रात को खाना खाते समय राघव जी ने बात छेड़ी, अनिका, अगर कभी तुम्हें बाहर नौकरी करनी पड़े तो। अनिका चौंक गई। पापा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने बात बदल दी, लेकिन अनिका समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। अगले हफ्ते वही हुआ जिसका डर था। राघव जी को फैक्ट्री से निकाल दिया गया। कारण साफ था, कंपनी घाटे में है। 25 साल की ईमानदार नौकरी एक कागज के टुकड़े में सिमट गई। उस दिन राघव घर लौटे तो उनके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। रीमा जी ने कुछ पूछा नहीं, उन्होंने सिर्फ पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। अनिका सब समझ गए। उस रात घर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन अनिका ने स्कूल से लौटकर कहा, पापा, मैं ट्यूशन शुरू कर रही हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो कोई और नौकरी भी देखूंगी। बेटा, तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं। अनिका ने दृढ़ता से कहा, अब ये सिर्फ मेरी शादी का सवाल नहीं है, ये हमारे सम्मान का सवाल है। दिन बीतने लगे, घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। रिश्तों का आना लगभग बंद हो गया। जो आते भी वे अब और साफ बातें करने लगे। लड़की तो अच्छी है, लेकिन पिता बेरोजगार है, भविष्य असुरक्षित है। एक शाम अनिका बस स्टॉप पर खड़ी थी। पास खड़ी 2 औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे वही है ना जिसकी शादी अटकी हुई है। अनिका ने पहली बार महसूस किया कि शब्द कितने बेरहम हो सकते हैं। उसी रात उसने फैसला लिया। अगले दिन उसने एक एनजीओ में आवेदन किया जहां वह लड़कियों को पढ़ाने और काउंसलिंग का काम कर सकती थी। वहां तनख्वाह कम थी, लेकिन सम्मान था। कुछ ही दिनों में उसे वहां काम मिल गया। वहीं उसकी मुलाकात हुई आरव से। आरव उसी एनजीओ में अकाउंट संभालता था। साधारण कपड़े, शांत स्वभाव और आंखों में गहराई। उसने कभी अनिका से उसकी उम्र या शादी के बारे में कुछ नहीं पूछा। एक दिन काम के बाद आरव ने कहा, आप जिस तरह लड़कियों से बात करती है, उन्हें समझाती है, वो बहुत अच्छा लगता है। अनिका मुस्कुरा दी, शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद वही जी रही हूं। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। अनिका को पहली बार लगा कि कोई उसे इंसान की तरह देख रहा है। एक दिन आरव ने अचानक पूछा, अगर बुरा न लगे तो, या आप शादी को जरूरी मानती हैं? अनिका थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस ऐसे रिश्ते के खिलाफ हूं जहां मेरी कीमत मेरे हालात से आकी जाए। आरव ने सिर हिलाया। उधर राघव जी अब घर पर ही रहते थे। एक दिन उन्होंने अनिका से कहा, आज शर्मा जी मिले थे, बोले अब तो बेटी की शादी मुश्किल है। अनिका ने पहली बार आवाज ऊंची की, तो क्या हुआ पापा, क्या शादी सब कुछ है? राघव जी चुप हो गए। उस रात अनिका ने मां से कहा, अगर मेरी शादी न भी हो तो क्या मैं गलत हूं? रीमा जी ने उसे गले लगा लिया, नहीं बेटा, गलत सोच है जो तुम्हें कम आंकते हैं, लेकिन समाज इतना आसान कहा था। एक दिन अचानक एक रिश्ता फिर आया। लड़का शहर के बाहर एक फैक्ट्री का मालिक था। शर्तें भी साफ थी, लड़की काम छोड़ देगी, घर संभालेगी और शादी में इसके हिसाब से खर्च होगा। राघव जी ने पहली बार साफ मना कर दिया। लोग हैरान थे, अनिका भी। उस दिन राघव जी ने कहा, मैंने जिंदगी मशीनों के बीच गुजार दी, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को मशीन नहीं बनने दूंगा। अनिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में आरव एक बड़ा फैसला लेने वाला है, और वो फैसला न सिर्फ अनिका की बल्कि पूरे शहर की सोच को हिला देने वाला था। जो सोच बदल दे। अनिका को इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगा था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। हालात बदले थे, सोच बदली थी, और सबसे ज्यादा उसका आत्मविश्वास। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि जिस शांति को वो महसूस कर रही है, उसके पीछे एक बड़ा सच छुपा हुआ है। में काम करते हुए उसे 3 महीने हो चुके थे। अब वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई परिवारों की काउंसलिंग भी करने लगी थी। घरेलू हिंसा, बेटियों की पढ़ाई जबरन, शादी, हर कहानी उसे कहीं न कहीं खुद से जोड़ती लगती। आरव अक्सर उसकी मदद करता, कभी फाइलें संभालता, कभी चुपचाप बैठकर सुनता। वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो शब्द सीधे दिल तक पहुंचते। एक दिन ऑफिस के बाद
दोनों पास के चाय स्टॉल पर बैठे थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। आरव ने अचानक कहा, अनीका एक बात कहूं। अनीका ने चाय का कप नीचे रखा था। आरव ने गहरी सांस ली। मैंने आज तक किसी को ये नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है अब बताना जरूरी है। अनीका चुप रही। मैं इस एनजीओ में नौकरी जरूर करता हूं, आरव बोला, लेकिन यही मेरी असली पहचान नहीं है। अनीका ने उसकी ओर देखा। मेरे पापा का एक छोटा सा बिजनेस था। मैं पढ़ाई के साथ उसे बढ़ाता रहा। आज वो छोटा नहीं रहा, लेकिन मैंने कभी उसे दिखावा नहीं बनने दिया। अनीका को समझ नहीं आया आप कहना क्या चाहते हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं जिस फैक्ट्री में आपका पापा काम करते थे उसी का मालिक हूं। अनीका जैसे सन्न रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या उसकी आवाज बहुत धीमी थी? आरव ने सिर झुका लिया था। और सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं उस फैसले का हिस्सा था जिसमें आपके पापा की छंटनी हुई। अनीका की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन गुस्से के नहीं बल्कि एक अजीब सी टूटन के। तो आप जानते थे सब कुछ? उसने पूछा। आरव ने कहा, और यही वजह है कि मैं आपसे ये सच छुपा कर नहीं रख सकता था। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। बारिश तेज हो गई थी। अनीका उठ खड़ी हुई। मुझे थोड़ी हवा चाहिए। आरव ने उसे रोका नहीं। उस रात अनीका घर पहुंची तो रीमा जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? चेहरा बुझा बुझा है। अनीका ने कुछ नहीं कहा। वो सीधे अपने कमरे में चली गई। उसे अपने पापा का थका हुआ चेहरा याद आ रहा था। मशीनों के बीच खड़ा हुआ आदमी जिसने कभी शिकायत नहीं की, और अब जिस फैक्ट्री का मालिक सामने बैठकर चाय पी रहा था। अगले दिन अनीका ने ऑफिस से छुट्टी ली। आरव ने कई बार कॉल किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। शाम को राघव जी ने कहा, आज फैक्ट्री से फोन आया था। अनीका चौंक गई। क्यों? उन्होंने कहा, मुझे दोबारा नौकरी पर रखेंगे, पहले से बेहतर सैलरी के साथ। अनीका समझ गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, आपने क्या कहा? पापा? राघव जी ने कहा, मैंने मना कर दिया। अनीका ने उनकी ओर देखा। क्यों? क्योंकि मुझे दया की नौकरी नहीं चाहिए, राघव जी ने कहा, और क्योंकि मेरी बेटी अब इतनी मजबूत है कि मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं। अनीका रो पड़ी। उसी रात आरव उनके घर आया। पहली बार वो बहुत साधारण कपड़ों में था, कोई दिखावा नहीं। राघव जी ने उसे देखा और पहचान लिया। आरव ने उनके पैर छूने चाहे, लेकिन राघव ने रोक दिया। बैठो, उन्होंने कहा। आरव ने साफ शब्दों में कहा, मैं गलती सुधारना चाहता हूं, नौकरी देकर नहीं, सम्मान देकर। फिर उसने अनीका की ओर देखा, और अगर आप चाहें तो मैं जिंदगी भर साथ देना चाहता हूं। बिना शर्त। घर में सन्नाटा था। रीमा जी की आंखें भर आई। जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बिंदास स्टोरी को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें। अनीका ने गहरी सांस ली। मुझे शादी से डर नहीं लगता, उसने कहा, मुझे उस सोच से डर लगता है जो लड़की को हालात से तौलती है। आरव ने कहा, तो मैं आपकी बराबरी बनकर चलूंगा, मालिक बनकर नहीं। कई दिनों तक शहर में बातें होती रही। फैक्ट्री मालिक ने उसी लड़की से शादी कर ली जिसकी शादी नहीं हो रही थी। कुछ लोग जलते थे, कुछ चुप थे, लेकिन अनीका को पहली बार फर्क नहीं पड़ा। उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा दी। ये मुस्कान अधूरी नहीं थी। अनीका और आरव की शादी बहुत सादगी से हुई। कोई भव्य मंच नहीं, कोई दिखावे वाला खर्च नहीं, बस कुछ अपने लोग, मंदिर की घंटियां और दो दिलों का सम्मान के साथ जुड़ना। लेकिन शादी के साथ ही कहानी खत्म नहीं होती। असल परीक्षा तो वहीं से शुरू होती है। शादी के बाद अनीका जब आरव के घर आई तो शहर में एक ही चर्चा थी, इतनी पढ़ी लिखी लड़की अब फैक्ट्री मालिक की बीवी बन गई। अमीर घर की बहू बनकर कौन समाज की बात सुनेगा? अनीका ये सब सुनती थी, लेकिन जवाब देने की बजाय वो काम करती थी। आरव का घर बड़ा था, सुविधाओं से भरा हुआ, लेकिन अनीका के लिए सबसे बड़ा फर्क था। आरव ने पहले ही दिन साफ कह दिया, तुम जो करना चाहो वही करोगी। मेरी पत्नी होने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पहचान खो दो। अनीका ने एनजीओ जाना जारी रखा। यही बात कुछ लोगों को चुभने लगी। एक दिन आरव की एक रिश्तेदार ने ताना मारा, बहू होकर बाहर नौकरी करना जरूरी है क्या? अनीका ने बहुत शांति से जवाब दिया, जरूरी नहीं, लेकिन सही है। घर में सन्नाटा छा गया। उधर राघव जी अब भी बेरोजगार थे। लोग कहते दामाद इतना बड़ा मालिक है, फिर भी ससुर को काम नहीं दिया। आरव ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। वो चाहता था कि राघव जी खुद तय करें। एक दिन
राघव जी ने खुद आरव से कहा, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फैक्ट्री में किसी के लिए मेरी जरूरत हो तो तुम्हें काम से पीछे नहीं हटूंगा। आरव ने उसी दिन उन्हें ट्रेनिंग सुपरवाइजर की जिम्मेदारी दी, सम्मान के साथ, एहसान के बिना। अनिका ये देखकर समझ गई, ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं समझ का भी है। लेकिन समाज को ये सब कब समझ आता है? एक शाम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिस लड़की की शादी नहीं हो रही थी। आज वो फैक्ट्री मालिक की बीवी है। नाम नहीं था, लेकिन निशाना साफ था। अनिका ने वो पोस्ट पढ़ी, पहली बार उसे गुस्सा आया, लेकिन उसने जवाब पोस्ट से नहीं, काम से दिया। उसने एनजीओ के जरिए शहर में एक अभियान शुरू किया, शादी जरूरी नहीं, सम्मान जरूरी है। लड़कियां आने लगी, यहां तक कि कुछ माता पिता भी। अनिका मंच पर खड़ी होकर बोली, मेरी शादी देर से हुई, लेकिन मेरी जिंदगी देर से शुरू नहीं हुई। ये बात अखबारों में छपी। अब वही लोग जो ताने मारते थे कहने लगे, बहुत समझदार वह है। लेकिन सबसे बड़ा तूफान तब आया जब आरव की फैक्ट्री में एक बड़ा घाटा हुआ। कई लोग बोले, अब देखो पत्नी के चक्कर में पैसा डूब गया। अनिका को भी डर लगा, लेकिन आरव ने कहा, घाटा बिजनेस का हिस्सा है, जिंदगी का नहीं। अनिका ने पहली बार फैक्ट्री के अकाउंट्स देखे, अपने अनुभव और समझ से सुझाव दिए। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। एक दिन आरव ने कहा, अगर तुम चाहो तो फैक्ट्री के महिला कर्मचारियों के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर सकती हो। अनिका की आंखें चमक उठीं। उसने फैक्ट्री में महिलाओं के लिए शिक्षा सत्र, आत्मविश्वास वर्कशॉप और काउंसलिंग शुरू की। पहली बार मजदूर और मालिक के बीच दीवार टूटी। राघव मिश्रा जी ये सब देखकर चुपचाप मुस्कुराते थे। उन्होंने अनिका से कहा, लोग कहते थे मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, आज कहते हैं उसकी बेटी ने सोच बदल दी। अनिका की आंखें भर आई। उसे याद आया डायरी का पन्ना जहां उसमें लिखा था, मैं बोझ नहीं हूं। आज वो बोझ नहीं थी, वो उदाहरण बन चुकी थी। समाज का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था, जब अनिका को एक ऐसा फैसला लेना था जो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, कई लड़कियों का भविष्य बदलने वाला था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अनिका की जिंदगी अब किसी सामान्य रफ्तार से नहीं चल रही थी। वो सिर्फ आरव की पत्नी या किसी फैक्ट्री मालिक की बहू नहीं रह गई थी, वो अब शहर में एक पहचान बन चुकी थी। फैक्ट्री में महिलाओं के लिए शुरू किया गया उसका कार्यक्रम उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रहा। जो महिलाएं पहले सिर झुकाकर काम करती थी, अब सवाल पूछने लगी थी। जो चुप रहती थी, अब अपनी बात रखने लगी थी। लेकिन बदलाव हमेशा सबको अच्छा नहीं लगता। एक दिन फैक्ट्री के कुछ पुराने साझेदारों ने आरव पर दबाव डाला, ये सब समाज सेवा बंद करो, बिजनेस में नुकसान हो रहा है। आरव ने पहली बार साफ कहा, अगर मुनाफा इंसानियत से बड़ा हो जाए तो ऐसा बिजनेस मुझे नहीं चाहिए। ये बात शहर में आग की तरह फैल गई। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। शहर की एक लड़की सोनिया, जिसकी शादी सिर्फ इसलिए टूट गई थी क्योंकि उसके पिता दहेज नहीं दे पाए। उसने आत्महत्या की कोशिश की, वो बच तो गई, लेकिन सवाल सबके सामने खड़ा हो गया। अनिका उस लड़की से मिलने अस्पताल पहुंचे। सोनिया ने रोते हुए कहा, दीदी, अगर आपकी तरह कोई पहले मिल गया होता तो शायद मैं इतनी कमजोर न पड़ती। उस दिन अनिका ने फैसला कर लिया। उसने आरव से कहा, मैं अब सिर्फ समझाने से आगे जाना चाहती हूँ। आरव ने बिना एक पल सोचे कहा, जो तुम्हें सही लगे वही करो। अनिका ने अपने अनुभव, एनजीओ और फैक्ट्री के सहयोग से शहर में एक केंद्र खोलने की घोषणा की। समान केंद्र जहां शादी से जुड़े सामाजिक दबाव, दहेज, उम्र, नौकरी और स्त्री की पहचान पर खुलकर बात की जाएगी। शुरुआत में विरोध हुआ। कुछ लोगों ने कहा, ये लड़कियों को बिगाड़ रही है, अब शादी के खिलाफ आंदोलन चलेगा। लेकिन अनिका ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं, मैं मजबूरी के खिलाफ हूं। धीरे धीरे वही लोग जो ताने मारते थे अपने बच्चों को लेकर आने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, काश तू मेरे जमाने में होती। अनिका की आंखें भर आई। उधर राघव जी अब पूरी तरह बदल चुके थे। फैक्ट्री में उन्हें सम्मान की नजरों से देखा जाता था। एक शाम उन्होंने आरव से कहा, मैंने जिंदगी भर मशीनों के बीच काम किया, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे इंसान होने का मतलब सिखाया। आरव चुपचाप मुस्कुरा दिया। कुछ महीनों बाद शहर के एक बड़े मंच पर अनिका को सम्मानित किया गया। उसी मंच पर वही लोग बैठे थे जो कभी कहते थे, इस लड़की की शादी नहीं होगी। अनिका ने पुरस्कार लेते हुए
बस इतना कहा, मेरी शादी देर से हुई। लेकिन मेरी सोच कभी देर से नहीं आई। भीड़ तालियों से गूंज उठी। रात को घर लौटते समय अनिका बालकनी में खड़ी थी। शहर की रोशनी सामने फैली थी। आरव ने पूछा, अब क्या अधूरा लगता है? अनिका ने सिर हिलाया, अब कुछ भी अधूरा नहीं है। तभी अनिका का 5 साल की बेटी अनन्या दौड़ कर आई। मम्मी, अनिका ने उसे उठाया और आसमान की तरफ देखते हुए सोचा। उसे याद आया, वो छोटी सी डायरी, वो सवाल, वो दर्द। आज वो वही लड़की नहीं थी। लेकिन कमजोर नहीं, शादी उसकी मंजिल नहीं बनी थी, सम्मान बना था। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बिंदास स्टोरी